राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS नवीन प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 12 है। इससे पहले की 11 अति महत्वपूर्ण रिवीजन क्लासेस को यदि आपने नहीं लिया है तो उन क्लासेस को जरूर विजिट करें। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। वाद्ययंत्र एवं कलाकार से संबंधित यह क्वेश्चन होने वाला है। RK बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाते थे? तो ये आपका हारमोनियम से संबंधित है। RK बीजापुरे। अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, इनका संबंध भी आपका हारमोनियम से है। TH विनायक्रम, EM सुब्रमण्यम, इनका संबंध आपका घटम से होने वाला है। सुब्रमण्यम जी का नाम आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे और TH विनायक्रम का। इसके बाद पखावत से इम्पोर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? तोताराम शर्मा, डालचंद्र शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, इन सभी का संबंध आपका पखावत से होने वाला है। मैंडोलिन U श्रीनिवासन, तानपुरा B जोशी और MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध आपका तानपुरा से होने वाला है। नादस्वरम राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। दक्षिण मूर्ति पिल्लई B सेल्वा गणेश, ये आपके कंजीरा से संबंधित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन था RK बीजापुरे किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो ये आपका हारमोनियम से संबंधित होने वाले हैं। अप्पा जलगांवकर भी और तुलसीदास बोरकर भी, यह है आपके हारमोनियम से इम्पोर्टेंट नाम है। पंडित रविशंकर से है प्रश्न। पंडित रविशंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें से आप देखोगे उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी रॉक बैंड द बीटल्स के साथ सहयोग किया और सितार को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। भारत रत्न इन्हें 1999 में मिला है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? 1999 में मिला। पद्म भूषण कब मिला? 1967 में इन्हें पद्म भूषण मिला। वह कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे। तो ये संस्थापक नहीं थे, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम अनुष्का शंकर है। पत्नी अनुपूर्णा देवी हैं जो सुरवार से संबंधित हैं। दूसरी सुकन्या राजन तानपुरा से संबंधित होने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की। भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। एरावल्लाह, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? तो एरावल्लाह, कादर और मुदुवर, यह आपकी तमिलनाडु की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कोकबरोग आपकी त्रिपुरा की है। कोंकणी गोवा अंग्रेजी किसकी राजभाषा है? तो ये नागालैंड की है। तुलु कोडवा कर्नाटक की है। कुमाली गोरठा यह आपकी जम्मू कश्मीर की होने वाली है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या आपकी 11 है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा पूछे तो वो आपकी तमिल है, 2004 में शामिल हुई। संस्कृत आपकी 2005 में होती है। कन्नड़ तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया 2014 में। 2024 में 5 नई शास्त्रीय लैंग्वेज को शामिल किया गया, पाली, मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो हमारा क्वेश्चन था एरावेल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है? ये तमिलनाडु की जनजातियों द्वारा बोली जानी भाषा है। तुलु और कोडवा ये आपकी कर्नाटक आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न गुफा से है, कैब से। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बिहार। बिहार राज्य आपका बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें हम बराबर की गुफाओं के नाम से जानते हैं। लोमस सुदामा गुफा ये भी आपकी बिहार में है। एर्रावरम बोर्रा उदाबिल्ली यह आपकी आंध्र प्रदेश में है। बादामी आपकी कर्नाटक में है। बराह आपकी तमिलनाडु में है। जोगी मारा छत्तीसगढ़ और ताबू आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बाघ गुफा और भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में है। अजंता की 29 गुफाएं और एलोरा की 34 गुफाएं, एलिफेंटा की 7 गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में होने वाली हैं। एडक्कल यह केरल में है। तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? वह आपका बिहार है और यहीं पर लोमस और सुदामा गुफाएं भी स्थित हैं। बाघ गुफा और भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। एलोरा की कितनी है? 34 है। एलिफेंटा की कितनी है? 7 है। और यह गुफाएं कहाँ पर हैं? यह महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक। ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1924 में ओलंपिक खेलों के प्रथम जो शीतकालीन संस्करण है उनका आयोजन किया गया था सैमोनिक्स फ्रांस में। 2026 वाला आयोजन मिलान इटली में हुआ है। मोटो
इट इज योर वाइब इसका मोटो है। तो क्वेश्चन था ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1924 में। इसके बाद दोस्तों पुस्तकों से संबंधित प्रश्न है। फ्रीडम इन एक्साइल की आत्मकथात्मक किताब है, यह दलाई लामा की किताब है फ्रीडम इन एक्साइल। द बुक ऑफ जो है दलाई लामा की है वॉइस फॉर द वॉइसनेस 2025 दलाई लामा। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दलाई लामा। बियॉन्ड रिलीजियन दलाई लामा। द वे टू फ्रीडम, ये आपकी दलाई लामा की इंपोर्टेंट बुकें हो गई। अरविंदो घोष द लाइफ डिवाइन इनकी अति महत्वपूर्ण बुक है। द ह्यूमन साइकिल यह भी इनकी बुक है। लाइफ ऑफ पाई है इयान मार्डल की बुक है। इंडिया आफ्टर गांधी है रामचंद्र गुहा की बुक होने वाली है। तो फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथात्मक किताब है? दलाई लामा की है। किसकी है? दलाई लामा की है। कोर्फबॉल खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोर्फबॉल एकमात्र ऐसा खेल है जिसे विशेष रूप से एक ही टीम में पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। कोर्फबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी, जिसमें 4 पुरुष 4 महिलाएं होते हैं और इसका उद्देश्य गेंद को 3.5 मीटर ऊंची टोकरी में फेंकना है। तो ये आपके दोनों जो कथन है वो है आपके सही हो जाएंगे। कोर्फबॉल पहली बार 1902 में नीदरलैंड में आयोजन हुआ। निकी ब्रोक हुईसन इसके जनक हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। 1953 में, कब? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वह आपका क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था, नियुक्त किया गया था। इसके बाद दोस्तों बीपी मंडल 1970 में दूसरा आयोग होता है बीपी मंडल की अध्यक्षता में। वर्तमान स्वरूप 14 अगस्त 1993 में संवैधानिक दर्जा मिलता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर इसके वर्तमान अध्यक्ष होने वाले हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कार्यकाल इसका 3 वर्ष। अधिकार क्षेत्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। इसके बाद दोस्तों इसमें सदस्य 5 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन था 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953, आप याद रखेंगे। राज्यों की स्थापना वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का भारतीय राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का सबसे पहले 1956 में भाषा के आधार पर गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में प्रयास था पोट्टी श्रीमल्लू का। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 अध्यक्ष थे फजल अली। 2 अन्य सदस्य कौन थे? के एम पणिकर और एच एन कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य होने वाले थे। इसने रिपोर्ट 1955 में 16 स्टेट और 3 यूटी की इसने सलाह दी थी जो कि खारिज कर दी गई थी। 1 नंबर 1956 को 14 स्टेट और 6 यूटी बाद में बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन था वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? तो वो किया गया था आपका आंध्र प्रदेश का। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, उससे पहले अति महत्वपूर्ण प्रश्न 14 नए राज्य आपके बनाए गए थे। असम हो गया, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यह बनाए गए थे जो आप रीड कर सकते हैं। 1905 के बाद नवनिर्मित, यह अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, 1 मई 1960 को गुजरात, महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, 16 मई 1975, सिक्किम, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होता है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। 2000 में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनते हैं, जिनकी अलग अलग जो महीने हैं वह अलग अलग हैं, उनकी डेट अलग अलग है। महीने मतलब एक ही है, नवंबर, लेकिन उसकी डेट अलग है। 1 नवंबर को बनता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर को, झारखंड बनता है 15 नवंबर को, तेलंगाना बहुत पूछा जाता है 2 जून 2014, आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से यहाँ पर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखेंगे आप, दोनों कथन आपके सत्य होने वाले हैं। आर्टिकल 338 में इसका जिक्र है भारतीय संविधान में। यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजित प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। इसकी बात करें गठन की तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके द्वारा इसका गठन होता है।
19 फरवरी 2004, 19 फरवरी 2004 को इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। प्रथम अध्यक्ष सूरज मान थे और वर्तमान में श्री किशोर मकवाना का आपको नाम नहीं भूला है, श्री किशोर मकवाना। पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग, पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग ढेबर आयोग जिसे हम बोलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था आपका 338A के तहत। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की यदि हम बात करें तो भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो आलोक रावत, आलोक रावत भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य बने। पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, वर्तमान में श्रीमती विजया किशोर इसकी दोस्तों अध्यक्ष होने वाली हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। 31 जनवरी 1992 में एस्टेब्लिश होता है, एक्ट है 1990 का। इसमें सदस्य एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। एक जो होता है वो SC ST से इसमें चुना जाता है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष है। तो हमारा क्वेश्चन था भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो वह बना था आपका आलोक रावत। पहली अध्यक्ष कौन थी इसकी? जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी। वर्तमान में श्रीमती विजया किशोर का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। नेशनल फ्लैग से क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी 1907 में फहराया गया। कब फहराया गया था? जर्मनी 1907 में भीकाजी कामा द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब की है? 2002 की है। कब की है? 2002 की है। ध्वज में जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात बहुत पूछा जाता है, 3:2 है। डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया था। अलीपुर बम कांड, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? इसमें शामिल था पूछा है। तो इसमें से भगत सिंह, श्री अरविंद घोष इसमें से शामिल थे। कौन थे? श्री अरविंद घोष थे, भगत सिंह नहीं थे। जो अन्य ऑप्शन है वह नहीं थे। अनुशीलन समिति अरविंद घोष के द्वारा ही बनाई जाती है। मोंटीगोला बलकांड, मणिकोटला बम कांड, किंग्स फोर्ट जिसमें मारा गया था वह श्री अरविंद घोष से संबंधित है। अरविंद घोष प्लस 37 अन्य सदस्य इसमें थे। पैरवी CR दास ने की थी इसमें। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी। किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने रखी थी। पहला कब हुआ? लिटन के समय में 1877 में आयोजन होता है दिल्ली दरबार का। सेकंड आपका 1903 में करजन के समय। तीसरा 1911 में हार्डिंग के समय होता है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो हरदयाल यह गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। इसके बाद इसकी स्थापना कब होती है? गदर पार्टी की 1913 में होती है। 1913 में होती है। कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को USA में होती है। पहले अध्यक्ष स्वयं सिंह भकना थे, स्वयं सिंह भकाना। शुरुआती नाम पैक्टिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था इसका, और बाद में इसका नाम क्या हो गया था? गदर पार्टी हो गया था। 1913 में स्थापना आपको याद रखना है। सह संस्थापक थे हरदयाल। इसके बाद दोस्तों हम बात करें होम रूल लीग, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। सितंबर 1916 आपको याद रखना है। 2 मैगजीन बहुत पूछी जाती हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मैगजीन एनी बेसेंट की हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें बूढ़ी गांधी वेस्ट बंगाल की किसे कहा जाता है? मातंगनी हाजरा को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक बेलगांव कर्नाटक 1913 में आपको याद रखना है, बेलगांव वाला अधिवेशन। इसके बाद दोस्तों हम बात करें बुक इनकी गीता रस बाल गंगाधर तिलक की है, द एक्शन होम इन वेदास। यह भी बुक किसकी होने वाली है? बाल गंगाधर तिलक की होने वाली है, द आरटी से होम इन वेदास। इसके बाद दोस्तों बात करें, हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो वो एनी बेसेंट थी। सितंबर 1916 आपको याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में नहरों में से कौन सा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर है आपकी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर को आपकी सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। बीलैंड ईरी ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। इसके बाद दोस्तों यह प्रमुख नाम, स्थान और स्थिति है, आप रीड करेंगे। इसके बाद चक्रवात, यहाँ पर बेजियो चक्रवात किस देश में है? तो ये आपका फिलीपींस में है। इसके बाद हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइफून चीन में है। और बिली आपकी ऑस्ट्रेलिया के, बिलीज आपके कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के होने वाले हैं। तो बिलीज ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बेजियो फिलीपींस हो जाएगा। इसके बाद
आपका जो टाइफून है, टाइफून आपका चीन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपके प्रेरीज में नहीं पाए जाते हैं। प्रेरीज आपके यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। बाकी डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, पंपाज अर्जेंटीना है, बैंड्स आपकी साउथ अफ्रीका है, सवाना यह उष्णकटिबंधीय मैदान है, सवाना अफ्रीका, कंपास ब्राजील, लानोस वेनेजुएला। तो निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते? तो आपके प्रेरीज वाले नहीं पाए जाते या यूएसए कनाडा में पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग नगर कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से आप देखें डेट्राइट यह ऑटोमोबाइल से संबंधित है, मैग्नीटोगार्क यह आपका लोहा इस्पात से संबंधित है, जोहान्सबर्ग यह सोना खनन से संबंधित है, बर्मिंघम यह लोहे इस्पात उद्योग से संबंधित है, जलपोत निर्माण से नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेनिस कांच उद्योग से, कारगुली ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण उद्योग से, ओटावा कागज से संबंधित है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जलपोत से संबंधित है, लॉस एंजल्स यूएसए वाला हवाई जहाज पेट्रोलियम फिल्म उद्योग से संबंधित होने वाला है। तो कौन सुमेलित नहीं था? बर्मिंघम वाला सुमेलित नहीं था, यह लोहे इस्पात उद्योग को। इसके बाद विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, पिग्मी जनजाति आपकी पिग्मी कांगो बेसिन में, अंगामी आपकी नागालैंड में, एनू आपकी जापान, इसके बाद सूडान में, खिरगिज नहीं है किर्गिस्तान में पाई जाती, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बेजा मिस्र में, मसाई केन्या में, बुशमैन कालाहरी मरुस्थल साउथ अफ्रीका में, यह बहुत IMP है। बुशमैन कालाहरी साउथ अफ्रीका, माओरी न्यूजीलैंड में, बद्दू सऊदी अरब, बेद्दा श्रीलंका, एक्समो ऐप कनाडा और ग्रीनलैंड में। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा यही होती है ओवरड्राफ्ट। निम्नलिखित कथन किसने कहा? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। प्रोफेसर वाकर का कथन है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? MSMES के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना, यही इसका प्राथमिक उद्देश्य है। FSDC भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो वो वित्त मंत्री हैं। उप समिति का नेतृत्व RBI के गवर्नर, स्थापना प्रस्ताव रागराजन समिति के द्वारा। इसके बाद विद्युत से संबंधित क्वेश्चन, विद्युत परपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये एक R1 R2 R3 वाला होता है, एक इस प्रकार का होता है। मतलब ये आपके 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं विद्युत परपथ कनेक्शन के। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, भौतिक रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों दर्शाता है? तो मोमबत्ती का जलना यह आपका भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, 29 नंबर क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। इसके बाद दोस्तों गाय का दूध जो हल्का पीला होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। सफ़ेद दूध कैसीन के कारण, पपीता पीला कैरीजिनिथिन के कारण, प्याज का रंग एंथोसाइनिन के कारण, आंवला कसैलापन ये टैनिन के कारण, बादाम एमाइलेडिन के कारण, करवाहट मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण, खीरा में करवाहट कुकुरबिटेसिन के कारण, गाजर कैरोटीन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। करेला करवा मेमोर्डिकोसाइट के कारण होता है। गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन के कारण और सफ़ेद दूध होता है कैसीन के कारण। इसके बाद आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जल से भय किस रोग का लक्षण है? तो रेबीज रोग का लक्षण है। कुत्ता काट लेता है तो रेबीज रोग हो जाता है और जल से भय लगने लगता है, यह एक साइड इफेक्ट है, मतलब लक्षण है किसका है? रेबीज रोग का है। अंधेरे से भय निक्टोफोबिया बोलेंगे इसे। आग से भय पायरोफोबिया, जानवरों से भय जूफोफोबिया, लालोफोबिया बोलने से भय, विष से भय इथोफोबिया, सार्वजनिक बोलने से ग्लासोफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब होता है दोस्तों डर। फोबिया मतलब क्या होता है? लास्ट में फोबिया जोड़ दिया, फोबिया मतलब डर। ग्लासोफोबिया सार्वजनिक बोलने से डर। कुत्तों से भय साइनोफोबिया, साइनोफोबिया कुत्तों से भय। ग्लासोफोबिया सार्वजनिक बोलने से भय, विष से यूफोबिया, अंधेरे से भय निक्टोफोबिया, पायरोफोबिया आग से भय, जानवरों से भय जूफोफोबिया, लालोफोबिया है बोलने से भय। तो हमारा क्वेश्चन था जल से भय किस रोग का लक्षण है? रेबीज रोग का लक्षण है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में नए रिवीजन क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।